हेलो गाइस, मैं पार्थी को स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्थी में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पावर क्या होती है, पावर के टाइप्स कौन से होते हैं। तो उसमें मैंने 3 टाइप्स आपको पढ़ाए थे, एक्टिव, रिएक्टिव और अप्रेंट पावर। ठीक है, तो आज उसके आगे का पढ़ेंगे पावर फैक्टर। मैंने आपको एक्टिव पावर काय में होती है, किलोवाट में होती है। रिएक्टिव पावर किस में होती है, केवार में होती है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और मैंने इसके बाद आपको पढ़ाया था कि अप्रेंट पावर किस में होती है, वो केवीए में होती है। तो ये यूनिट्स आपको याद करने हैं। एक्टिव पावर क्या होती है, यूजफुल होती है। रिएक्टिव यूजलेस होती है। और अप्रेंट पावर जो हमें ट्रांसमिट पावर या ट्रांसफार्मर से या अल्टरनेटर से जो प्राप्त होती है वो हमारी क्या होती है, अप्रेंट पावर होती है। आज हम आगे का पढ़ेंगे, उसके आगे पावर फैक्टर क्या होता है। हर चीज को समझते चलेंगे बिल्कुल ध्यान से। देखो, पावर फैक्टर को कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे डिफाइन करने का एक तरीका है कि वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन एंगल पावर फैक्टर कहलाता है। कहने का क्या मतलब है, हमने कहा वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन एंगल। ठीक है, तो ये मान लीजिए वोल्टेज है और ये आपकी क्या है, करंट। और इनके बीच का कोसाइन एंगल का मतलब क्या है, कॉस फाई एंगल। कॉस फाई एंगल कहते हैं ना, कोण की कोज्या, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोसाइन एंगल। ठीक है, तो हमने कहा कि वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन एंगल पावर फैक्टर कहलाता है। तो ये तो एक तरीका था कि इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो मैं आपको वो सब तरीके लेके चलती हूँ कि किस तरीके से कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर और अप्रेंट पावर का रेशियो होता है। मैंने एक्टिव पावर और अप्रेंट पावर आपको पढ़ाई थी पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी है वो जब वहां से जाके एक बार पढ़ लें उसे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर और अप्रेंट पावर का रेशियो होता है, रेशियो अनुपात होता है। यानी क्या कह सकते हैं हम, पावर फैक्टर इक्वल्स एक्टिव पावर अपॉन अप्रेंट पावर। एक्टिव पावर को किससे डिनोट किया था हमने, पी से, और अप्रेंट पावर क्या थी, एस। ठीक है, आई होप उसके फॉर्मूले और यूनिट्स वगैरह आपको याद हो। ठीक है, तो हमने एक तरीका तो ये बोला कि वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन एंगल होता है, और दूसरा तरीका क्या बोला, एक्टिव पावर और अप्रेंट पावर का क्या होता है, रेशियो। इसके अलावा भी और तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं कह दूं, आपने 12th लेवल में जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे और एसी आपका अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर आएगा, तो उसमें ये चीज पढ़ी होगी आपने कि जो पावर फैक्टर होता है पी है, शॉर्ट में लिख रही हूँ ये, वो क्या होता है, पावर फैक्टर क्या है, ये जो हमारा कॉस फाई है ना, इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं। हमने कहा ना इसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, कॉस फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, आर अपॉन जेड। आर अपॉन जेड, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा तो आपने पढ़ा है इसे। आर फॉर रेजिस्टेंस और जेड फॉर इम्पीडेंस, प्रतिबाधा और प्रतिरोध। प्रतिरोध और प्रतिबाधा का क्या है, अनुपात, क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। हिंदी में कहते हैं इसे, तो रेजिस्टेंस और ये क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस। ठीक है,
तो हमने तीन तरीके से जाना कि पावर फैक्टर क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। पहला, वोल्टेज और करंट के बीच का cos फाई एंगल होता है। दूसरा, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का रेशियो होता है। और तीसरा क्या पड़ा, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का क्या होता है, रेशियो होता है। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने कहीं पर भी लिखा हो कि मैम वहां तो लिखा था रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का रेशियो होता है, आपने तो वोल्टेज और करंट। तो मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया है कि पावर फैक्टर को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, इसको उतार लीजिए। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, पावर फैक्टर के टाइप्स की, अगर इसकी बात करें तो तीन, बेसिकली तीन, और कहीं कहीं चार दे रखे हैं, तो मैं आपको सभी बता दे रही हूँ। लैगिंग, आपकी बुक्स में चार दे रखे हैं, मतलब वही है लेकिन अलग से दे दिए हैं, तो वैसे ही बता दी। लीडिंग, यूनिटी और जीरो पावर फैक्टर। ठीक है, तो चार प्रकार के होते हैं, कौन से, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी और जीरो। तो पढ़ते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। हम क्या करते हैं, सारे पावर फैक्टर को समझने के लिए वोल्टेज को रेफरेंस में लेके चलते हैं, यानी वोल्टेज से लैग करेगी, लीड करेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कॉस फाई एंगल या कोसाइन एंगल क्या होता है, पावर फैक्टर। बस इसी बात को ध्यान रखिएगा, एंगल के हिसाब से पावर फैक्टर अलग अलग होते हैं, आप देख लें। तो लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर वो पावर फैक्टर होता है जिसमें जो है वोल्टेज से करंट लीड करती है, यानी आगे होती है। कहीं कहीं लीड लिखा है, कहीं कहीं आगे लिखा है। इस पावर फैक्टर में ये पीएफ पावर फैक्टर है, आप पूरा लिख लीजिए। इस पावर फैक्टर में करंट करंट वोल्टेज से आगे होती है या लीड, लीड लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, लीड करती है। क्या करती है, लीड, यानी कि आगे होती है, आगे होती है। हमने क्या करा, करंट वोल्टेज से आगे होती है, तो मान लीजिए हमारा ये क्या है, वोल्टेज है V, वोल्टेज क्या है V, इससे करंट क्या है, लीड करती है, आगे होती है। तो आगे आगे क्या होगी, पहले करंट आएगी फिर वोल्टेज। ठीक है, से, या तो यहाँ लिख दीजिए से थीटा एंगल लीड करती, कोई ना कोई एंगल तो होगा। ठीक है, थीटा एंगल लीड करती है, तो वोल्टेज और करंट का थीटा एंगल। अभी थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, आप 90 लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, जो मन हो, 30, कुछ भी एंगल हो सकता है वोल्टेज और करंट के बीच का। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होगा ये 90 डिग्री लीड करती है, लैग करती है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जो आप आगे अगर मशीन वगैरह पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही लीड करेगी या लैग करेगी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एंगल्स पे आगे होती है। बस तो इसलिए आप पूरा फाइनल जो आपका आंसर आता है वो ये आता है कि वोल्टेज से करंट बस क्या करती है, लीड। और कैसे, कितना लीड करती है, तो थीटा एंगल लीड करती है, चाहे वो एंगल कोई सा भी हो, 90 हो, 45 हो, 30 हो। ठीक, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि पावर फैक्टर, इस पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से लीड करती है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग लैगिंग पावर फैक्टर, इस पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से थीटा डिग्री लैग करती है। लैग यानी कि पीछे होती है, लैग मतलब पीछे। लैग कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं ना, ऊपर तो होते नहीं है, किसी के ऊपर भी है। इस पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से थीटा डिग्री लैग करती है।
लैग लैग कहाँ होते हैं? नीचे। तो हमने क्या करा, वोल्टेज को रेफरेंस लेके चले, और लैग करती है तो कैसे लैग करेगी? लैग क्या होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं, तो हमने कहा नीचे होगी। और कैसे? थीटा एंगल। तो थीटा एंगल। तो इस पावर फैक्टर में करंट क्या है? वोल्टेज से थीटा एंगल लैग करती है या पीछे होती है। ठीक है, पीछे का मतलब इस तरह से पीछे, वोल्टेज यहाँ है तो उससे पीछे। अब वो कितना भी पीछे हो सकती है। कीजिए इसको, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है? इसमें करंट जो है वोल्टेज के फेज में होती है, यानी कि जिस साइड वोल्टेज है उसी दिशा में क्या है? करंट है। यानी उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? जीरो। ठीक है, अब इस चीज को फिगर की सहायता से समझेंगे, क्या कहना चाह रही हूँ। इस पावर फैक्टर में वोल्टेज या करंट, क्या कहेंगे? करंट वोल्टेज के फेज में होती है, वोल्टेज के फेज में होती है। या आप ये कह दीजिए कि इसमें करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल जीरो होता है, लेकिन फेज रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे होती है? देखिए, ये आपका आपने कहा था रेफरेंस वोल्टेज बी है, हमने कहा इसी की फेज में है, इनके बीच का कोई एंगल नहीं है, यानी करंट भी यही होगी। ठीक है, इसके फेज में, यानी यहाँ आप क्या देख रहे हैं? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो एंगल। ठीक है, हमारा पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई। क्या होता है? कॉस फाई। अब देखिए, यहाँ कॉस फाई में जीरो डाल के देखिए, यहाँ पे कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आपका पावर फैक्टर क्या हो गया? 1। तो आप इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर वो पावर फैक्टर होता है जिस यानी या यूनिटी पावर फैक्टर वो पावर फैक्टर होता है जिसका मान क्या होता है? 1 होता है। या ये कह दीजिए यूनिटी पावर फैक्टर में की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। या वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या होता है? जीरो। कई तरीके से बता सकते हैं, तो आप सीधा सा लिख दीजिए करंट वोल्टेज के फेज में होती है। इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं। अब आता है चौथा, जीरो पावर फैक्टर। जीरो पावर फैक्टर, देखो जीरो पावर फैक्टर का मतलब होता है कि वो जब हमारे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, यहाँ पर हम दो ही चीजों की बात कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तब पावर फैक्टर का मान जीरो आता है, तब इसलिए इसे क्या कहते हैं? जीरो पावर फैक्टर। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि इसमें वोल्टेज और करंट के बीच, या वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने आपको दो पढ़ाए थे, लैगिंग और लीडिंग। दोनों केस को समझ लीजिए। केस फर्स्ट है आपका लैगिंग वाला, और केस सेकंड है आपका लीडिंग। कौन सा? लीडिंग पावर फैक्टर का। ठीक है, लैगिंग में मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी, कि इसमें क्या है? वोल्टेज से करंट क्या है? लैग करेगी। कितनी? थीटा आएंगे, और थीटा का मान लग दे रहे हैं 90। इसमें मैंने आपसे क्या करा था? वोल्टेज से क्या है? करंट। वोल्टेज से क्या है? करंट लीड करेगी, और इसकी वैल्यू भी है थीटा, और रख देते हैं 90। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है? बताइए, पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई, और फाई एंगल क्या है आपका? कॉस फाई या कॉस थीटा, जो भी चाहें।
क्या आ जाएगा, cos 90। अब यहाँ फाई की जगह थीटा लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं है, थीटा की जगह आप फाई लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात एक ही है। cos 90 का मान क्या होता है, 0। cos 90 का मान क्या हो गया, 0। तो आप बताइए यहाँ पावर फैक्टर का मान क्या आ रहा है, 0, इसलिए इसे क्या कहा गया है, 0 पावर फैक्टर। मैंने क्या कहा, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 होता है, और पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, और पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 0, वैल्यू 0 होती है। ध्यान से समझते चलिएगा। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, cos फाई इक्वल्स cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अच्छा एक चीज और समझिए इसमें, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 है, एंगल सेम है, तो अलग कैसे पहचाने, देखिए जहां 0 लैगिंग के कारण आया तो आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में 0 लैग और 0 डिग्री लीड। ये चीज जरूर लिख लीजिए कि लीडिंग केस में 0 आया है और ये लैगिंग केस में आपने एंगल 90 डाला है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आई है, 0। ठीक है, इन दो बातों को याद रखिएगा आप लोग। बता रही है इसको, जो हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, इसको समझाएंगे, और इसके लिए आपको 2-3 चीज समझनी पड़ेंगी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में आता है आपका ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको सिस्टम समझाऊंगी तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले सिस्टम समझा देते हैं फिर लिखवाते नहीं। पहले आप लिख के समझ लीजिए मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, ठीक है, फिर बाद में बहुत सारे टर्म ऐसे आएंगे जिसे आप समझना है। तो अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम की बात करें, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है आपका एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी यानी कि एसी टाइप का और डीसी टाइप का सप्लाई के बेस पे, और दूसरा होता है आपका एसी एंड डीसी सिस्टम, और दूसरा होता है आपका ओवरहेड, ओवरहेड या अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। देखो एसी और डीसी सप्लाई के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो जहाँ एसी का यूज किया जाता है वो एसी इलेक्ट्रिकल एसी पावर या एसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और अगर डीसी का यूज किया जाता है तो आपका डीसी सप्लाई सिस्टम, सीधी बात। और ओवरहेड और अंडरग्राउंड का क्या मतलब होता है, देखिए आपने देखा होगा कहीं क्या होता है, जमीन के नीचे वायर बिछे होते हैं, ठीक है ना, जमीन के नीचे से लाइन लेके जाते हैं, तो वो कौन से आ जाते हैं, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड यानी जो जमीन के नीचे से लिखे जाते हैं, जमीन के नीचे से। अब ओवरहेड क्या होते हैं, जो हमारे ऊपर होते हैं, सरफेस के ऊपर, हमारी जमीन के ऊपर, ठीक है, ऊपर, ठीक है। और सबसे ज्यादा सेफ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कम फॉल्ट या सबसे ज्यादा सेफ कौन सा होता है, अंडरग्राउंड होता है, इनमें सबसे ज्यादा कम फॉल्ट होता है, क्योंकि चक्कर क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अब अंडरग्राउंड में जमीन के अंदर तो बहुत कम ही फॉल्ट आएंगे ना, कोई परेशानी तो हो नहीं रही है ना, बारिश का प्रभाव पड़ रहा है ना, लोगों की वजह से कुछ हो रहा है ना, कोई वाहन अंदर से तो जाएगा नहीं, सब ऊपर से जाएंगे। अब रोड वाला है, अब रोड पे से कोई ट्रक ही गया, कोई ट्रक गया, तो यहाँ तार बिछे हैं, अब इसमें भालो बहुत सारा सामान रखा है, तो इससे टच हो तो गया, टूट गया वायर, है ना, वायर टूट गया। अब रोड जा रही है, यहाँ पर रोड है ये, और उस पे से ट्रक जा रहा है, ऊपर वायर बिछे हुए हैं, अब ट्रक पे जो भी सामान रखा होगा हो सकता है उससे तार टूट जाए, ठीक है। बंदर चलते हैं, पशु पक्षी चलते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिस वजह से क्या है, ओवरहेड सिस्टम की जो हमारे जो ओवरहेड सिस्टम की सहायता से जो हम सप्लाई की प्रोसेस करते हैं वो थोड़े ज्यादा महंगी पड़ जाती है, क्योंकि फॉल्ट ज्यादा हो जाते हैं, यानी मेंटेनेंस की बहुत बार जरूरत पड़ती है, लेकिन अंडरग्राउंड में इतना मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम आजकल जो है वैसे तो ओवरहेड यूज किए जा रहे हैं,
अगर बात की जाए। अब मैम आप पूछेंगे, अब मैम अगर इतना ही इसमें प्रॉब्लम है तो इसे क्यों यूज कर रहे हैं, इसे ही करना चाहिए था। देखो इसे भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको ज्यादा यूज हम इसलिए कर रहे हैं, सस्ता है, कॉस्ट कम आती है, कॉस्ट कम आती है। अब मान लिया अंडरग्राउंड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्या है, आपको पूरी जमीन खोदनी पड़ेगी, मशीनें, अच्छी जो मशीनें होती हैं वो लेके आनी पड़ेंगी, जिससे वो फॉल्ट जो है डिटेक्ट हो, है ना। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है, लेबर लगेगी उसमें। अरे एक बार आपने फॉल्ट सही करा तो जमीन को का जो पार्ट है वहां से तो हटाओगे जहां से फॉल्ट हुआ है। जब वहां से आप फॉल्ट हुआ है वहां पार्ट हटाएंगे तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए, है ना, मिस्त्री मिस्त्री आएंगे फिर दोबारा भी तो लाएंगे आप, तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। अब ये ओवरहेड क्या ऊपर से जा रही है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, इसको ठीक करा दिया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए आपको, मिस्त्री मजदूर भी चाहिए, तो ये क्या होगा, सिस्टम बहुत ज्यादा महंगा होगा। है अच्छा, लेकिन इसका एक बार का खर्च बहुत ज्यादा होगा, इसी वजह से इसको यूज नहीं करते हैं। इसको यूज करते लेकिन कम यूज करते हैं, इसे ज्यादा यूज करते हैं, मोस्ट यूज्ड। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। आपके में केवल क्या है, एसी सिस्टम, आप क्या पढ़ेंगे, एसी सप्लाई सिस्टम, और उसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो आप बस इतना लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम दो पार्ट्स में होता है, एसी एंड डीसी सिस्टम, और दूसरा ओवरहेड अंडरग्राउंड, बाकी कुछ भी मत लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन। दो टर्म आते हैं, ट्रांसमिशन और एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है पावर को ट्रांसमिट करना, यानी भेजना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पावर को भेजना। तो इलेक्ट्रिकल पावर, अब वो पावर एसी हो डीसी हो जो भी हो, इलेक्ट्रिकल पावर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिशन कहलाता है। ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिशन या पावर ट्रांसमिशन कहलाता है, ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन या पावर ट्रांसमिशन बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइए, पावर की ही बात हो रही है। तो हमने कहा इलेक्ट्रिकल पावर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट करना ट्रांसमिशन कहलाता है। अब ये ट्रांसमिशन भी दो टाइप का होता है, ये ट्रांसमिशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी यानी प्राथमिक ट्रांसमिशन, और दूसरा होता है सेकेंडरी। देखिए इसको आराम से याद कर लीजिए और समझ लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब है इनकी वोल्टेज लेवल अलग अलग होती है। अब देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या क्या होता है कि वोल्टेज की अगर बात करें तो जैसे 765 केवी है, केवी में ध्यान रखिए, केवी में किलो वोल्ट में है, ये बात ध्यान रखिएगा। 400 केवी, 220 केवी, 200 केवी, जैसा भी चाहे, इसके 132 केवी। तो क्या है, 765 से 132 की रेंज में जितनी भी आएंगी वो कौन सी होंगी, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है, जेई लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज निम्न में से कौन सी हैं। ये दे देगा आपको और आपको बतानी पड़ेंगी, अलग अलग वोल्टेज दे देगा, ठीक है, या फिर इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें तो सेकेंडरी कौन सी होती है, 132 से नीचे, जैसे आपका आ जाएगा 66 केवी, 33 केवी, ठीक है, याद रखिएगा 33 केवी, 66 केवी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज।
देखो प्राइमरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, जब तक आपके जो ट्रांसफर होता है पावर, जब मैं आपको वो डायग्राम बना के समझाऊंगी तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी ट्रांसमिशन कहाँ तक होता है, जनरेटिंग स्टेशन से लेकर रिसीविंग स्टेशन तक। फिर सेकेंडरी आएगा जो आपके रिसीविंग से सब स्टेशन तक होगा, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगी, सुतारी। कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने को, बांटना। किसको बांटेगी, कंज्यूमर्स को बांटेगी। कंज्यूमर्स में भी दो टाइप होते हैं, एक तो होते हैं डोमेस्टिक यानी कि घरों में चाहिए सप्लाई, और एक होते हैं कॉमर्शियल, जैसे फैक्ट्रीज हैं, शॉप है, जैसे कोई कपड़े की मिल है, ठीक है ना, फैक्ट्री है कोई, या कोई शोरूम है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है शोरूम में बहुत कम सप्लाई दे देंगे, उसको तो ज्यादा चाहिए होगी। तो इस टाइप के दो कंज्यूमर्स होते हैं, एक तो डोमेस्टिक टाइप होते हैं और एक कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियल टाइप। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हैं, ट्रांसमिट पावर। अभी हमने क्या करा था, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा, तो ट्रांसमिट पावर थी वो, क्या थी, ट्रांसमिट, ट्रांसमिट पावर को या ट्रांसमिटेड पावर को कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं में, कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब ये भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। कौन सा भाई, प्राइमरी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके 33 केवी तक वहां पहुंचे तो 33 केवी से कम यानी कि 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी और 1.1 केवी, ये भी केवी में है, याद रखिएगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से आते हैं, इससे अब कम, जैसे 415 वोल्ट, वोल्ट में, केवी में नहीं है, वोल्ट में, 400 वोल्ट, 230 वोल्ट, एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, ये वोल्टेज लेवल को याद रखिएगा, बहुत जरूरत पड़ेगी, चाहे वो जेई के हो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हो, पॉलिटेक्निक कोई भी हो, इसको याद रखिएगा। ये होती है आपकी, थोड़ा सा एक और एडिशनल, ये होती है आपकी 2 फेज की, और ये होती है आपकी सिंगल फेज जो आपके घरों में आती है, जी किस में आती है, घर में आपकी, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है कि किसकी लेवल क्या होती है, ठीक है, उतारिए इसको। तो हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसमिटेड पावर को कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और ये क्या है, दो टाइप के हैं और इनके अलग अलग वोल्टेज लेवल हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगी, ठीक है, चलिए। तो आज हमने पढ़ा कि पावर फैक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन क्या होते हैं। आई होप मैंने आपको आज जितना भी पढ़ाया हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़िए, आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो कमी आपकी रह गई है वो भी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।